हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 11th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। आज है हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम लोग वर्क के बारे में बहुत ज्यादा बात करेंगे। जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो मोस्टली हम लोग गैसियस सिस्टम के साथ काम करते हैं, और उस गैसियस सिस्टम का अलग अलग मेथड से आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, प्रेशर चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, जिन्हें आप बोलते हो डिफरेंट तरह के प्रोसेस, जैसे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक। ये सारे टर्म्स हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं। इनसे रिलेटेड जो वर्क है, कैसे कैसे उसके फॉर्मूले चेंज होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल तुम्हें ढंग से लगाने हैं तो इस टॉपिक पर तुम्हारा सबसे अच्छा कमांड होना चाहिए। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि वर्क क्या चीज होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी भी गैस के लिए हमें वर्क निकालना है तो वो प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ये माइनस साइन केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन की वजह से हम लोग लेते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला वर्क ऑफ गैस निकालने का सिर्फ तभी वैलिड होता है अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो हम गैस के ऊपर लगा रहे हैं वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया हुआ है। अब लास्ट क्लास में ऐसे सारे टॉपिक हम लोगों ने बहुत डिटेल में कवर करे हैं, तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी, अगर आप सीधे ये वीडियो देखने आ गए हो तो पहले जाकर वो लेक्चर जरूर कवर कर लो। यहां आई बटन पर मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे कवर कर लेना, क्योंकि जब आपको सारी चीजें पता होंगी तो कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से आपको पता रहेगा। अच्छा, यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होने से कहने से मेरा मतलब क्या है। दरअसल में जैसे मानो एक गैस है, जिसे एक कंटेनर हमने लिया और ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। अब यहां पर अगर मैंने सराउंडिंग का प्रेशर फिक्स कर रखा है और मैं इस गैस का प्रेशर चेंज करूं तो ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा, लेकिन इस पिस्टन के ऊपर नीचे मूव करने पर भी एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहा तो मेरे बच्चे आप गैस के लिए वर्क निकालने के लिए सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हो, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पर क्या हो अगर ये प्रेशर कांस्टेंट ना हो, ये ग्रेजुअली चेंज हो रहा हो, मतलब गैस के ऊपर हमने जो प्रेशर लगा रखा है ये धीरे धीरे चेंज हो रहा हो, या तो हो सकता है धीरे धीरे बढ़ रहा हो या धीरे धीरे घट रहा हो। जैसे अगर आपको मान लो ये प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, इसके ऊपर छोटे 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 आप क्या नाम है, रेत के दाने स्प्रिंकल करते रहो। तो जैसे जैसे इसके ऊपर रेत के दाने, सैंड आप स्प्रिंकल करोगे, धीरे धीरे इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर वेट बढ़ेगा। पिस्टन के ऊपर वेट बढ़ेगा तो पिस्टन का दरअसल में नीचे गैस को दबाएगा, और गैस अगर नीचे दबेगी तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, पर वो धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी जो गैस के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है वो धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। ऐसे अगर आप उन रेत के दानों को धीरे धीरे करके निकालोगे वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से तो धीरे धीरे प्रेशर घटेगा। पर ये प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर गैस के ऊपर लग रहा है वो धीरे धीरे या तो हम बढ़ा रहे हैं या धीरे धीरे घटा रहे हैं। तो ये प्रेशर अगर ग्रेजुअली चेंज होता है तो उस सिचुएशन में अगर हमें वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो जब कभी भी प्रेशर ग्रेजुअली चेंज होगा तो आप सीधे एल्जेब्रिक फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, आपको कैलकुलस की हेल्प लगेगी और आपको इंटीग्रेशन की हेल्प से फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी गैस के ऊपर प्रेशर कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा हो तो आप इंटीग्रेशन की हेल्प से वर्क का फॉर्मूला निकालोगे, और अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे अप्लाई करेंगे यही हम आज के लेक्चर में धीरे धीरे समझेंगे, पर मुझे उम्मीद है ये दोनों फॉर्मूले कैसे आपको अप्लाई करने हैं ये आपको अच्छे से पता है, ये आपने रिकॉल भी कर लिया है। बाकी बात कर ले कि यार वर्क की यूनिट यहां पर क्या आएगी, तो मोस्टली प्रेशर हम एटीएम में लेते हैं और वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, तो यहां पर यूनिट ऑफ वर्क जो आता है वो लीटर एटीएम आता है। लेकिन क्योंकि वर्क हमें जूल में चाहिए होता है, कई बार एसआई यूनिट में चाहिए होता है, तो लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। तो लीटर एटीएम का जो जूल के साथ रिलेशन है वो तुम्हें ये दे रखा है कि 1 लीटर एटीएम में 101.3 जूल होते हैं। ये सब बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी है, मैं फिर से बता रहा हूं। इस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से पढ़ी थी। और मैं फिर से बता दूं यार, इस चैप्टर पे कमांड करने के लिए जरूरी होता है कि आप उन टर्म्स की डेफिनेशंस को अच्छे से अपने दिमाग में बैठाल के रखें, तभी आप ज्यादा बेटर तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल अगर आएगा तो आप सोच पाओगे, सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाओगे। दरअसल में जैसे ना बहुत सारे बच्चे यही रोना रोते रहते हैं कि सर हमने थ्योरी तो पढ़ ली, हमने अपनी कोचिंग में भी पढ़ाई कर ली, हमने स्कूल में भी पढ़ाई कर ली, यूट्यूब से भी पढ़ाई कर ली, बट हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे। तो और बच्चे अब ये धारणा बना लेते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी उन्हें आती है, बट फिर भी न्यूमेरिकल नहीं बन रहे। नहीं मेरे भाई, तुम्हें सच में थ्योरी नहीं आती। अगर तुम्हें थ्योरी आ रही होती, तुमने उसके हर एक पॉइंट, हर एक डेफिनेशन को अच्छे से समझा होता, और बस इसके बाद अगर तुमने न्यूमेरिकल की दी हुई सिचुएशन को अच्छे से समझा होता तो तुम कुछ ना कुछ प्लान जरूर बना लेते न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो विच मीन्स तुम्हारी थ्योरी बहुत कच्ची है, बस तुमने अपना ना टाइम वेस्ट करा है यहां वहां से देखने पढ़ने में।
इसलिए जरूरी है कि बहुत अटेंटिव होकर सारी अंडरस्टैंडिंग करो किसी भी कॉन्सेप्ट की। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले इस टॉपिक को अगर आपको अच्छे से करना है तो वो बेसिक टर्म्स, बेसिक डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। यहां आई बटन पर मैं चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, हो सकता है डिस्क्रिप्शन में दे दूं, तो भैया वहां से उसे कवर जरूर करके आगे बढ़ना। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अब जितने भी डिफरेंट टाइप के हमें वर्क पढ़ने हैं, उन डिफरेंट टाइप के वर्क्स को समझने के लिए हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के प्रोसेस पढ़ने होंगे। ये आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और ये सब तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस जो होते हैं ना, ये भी दो बड़ी मेजर ब्रॉड कैटेगरी के अंदर होते हैं। एक को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस और एक को बोलते हैं रिवर्सिबल। यानी जैसे आपने आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ा था तो वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था, वो इरिवर्सिबल भी हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो हमें यहां पर ये समझना है कि यार ये इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। इनको समझकर ही आप नए नए केस के वर्क समझोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो नाम से ही ना हमें एक इंट्यूटिव आइडिया तो पता चल जाता है, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती ही है, कि यार इरिवर्सिबल का मतलब होगा एक ऐसा प्रोसेस जिसे हम रिवर्स ना कर सकें। अब देखो, लैंग्वेज वाइज अगर बात करी जाए तो आपने बिल्कुल सही सोचा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसे रिवर्स ना करा जा सके उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ये इतनी बेसिक डेफिनेशन नहीं है इरिवर्सिबल प्रोसेस की। दरअसल में थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाए तो हम किसी भी ऐसे प्रोसेस को इरिवर्सिबल बोलते हैं जिसमें किसी सिस्टम में हम अब्रप्ट चेंज ले आए, मतलब अचानक से कोई चेंज ले आए। पर जब आप अब्रप्ट चेंज लाते हो तो उसे रिवर्स करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो आप इफेक्ट है वो रिवर्स कर नहीं सकते। थर्मोडायनेमिक्स में एक बात समझो, इरिवर्सिबल प्रोसेस का इफेक्ट रिवर्स करा जा सकता है, बट एफर्ट डालने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। ये है थर्मोडायनेमिक्स में इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब। दरअसल में बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस की ऐसी डेफिनेशन पढ़ते हैं बट क्लियर आइडिया नहीं आ रहा होता कि कहने का मतलब क्या है। क्योंकि हम तो अपने दिमाग में यही सोच के बैठे होते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स ना हो सके। और इस तरह से जब हम थर्मोडायनेमिक्स से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं न्यूमेरिकल में। दरअसल में थर्मोडायनेमिक्स में इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आप उसे वापस नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा उसमें वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कई बार चेंज अचानक से आ जाता है। जैसे यहां पे देखो, एक गैस है, मैंने एक कंटेनर के अंदर उस गैस को एक मूवेबल पिस्टन के नीचे ट्रैप कर रखा है और मैंने इस पिस्टन को अभी एक स्टॉपर की मदद से रोक रखा है। इस सिचुएशन में नीचे जो गैस भरी है इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, मान लो 100 एटीएम प्रेशर है, लेकिन ऊपर जो प्रेशर है वो कम है, 5 एटीएम 10 एटीएम कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता है कि दरअसल में अगर ये स्टॉपर ना होता और नीचे का प्रेशर अगर 100 एटीएम है, ऊपर का प्रेशर बस 5 एटीएम है, तो नीचे से गैस इस पिस्टन को इतना तेजी से ऊपर दबा रही होती कि फटाक से ऊपर भाग जाता है ना। पर अभी इस स्टॉपर की वजह से पिस्टन रुका हुआ है। और नोटिस करो, इस कंटेनर में ऊपर भी हमने एक जगह बैरियर लगा रखा है कि पिस्टन इसके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर भी हमने ऐसे हुक लगा रखे कि फंस जाए यहां पे। तो अब जरा सोचो क्या होगा अगर मैं स्टॉपर हटा दूं। मुझे उम्मीद है आप ये अपने दिमाग में विजुलाइज कर पा रहे होगे। अगर नीचे 100 एटीएम प्रेशर की गैस भरी हुई, ऊपर बस 5 ही एटीएम प्रेशर है और पिस्टन को स्टॉपर से रोक रखा है हमने, तो जैसे ही पिस्टन को स्टॉपर हटाओगे फटाक से पिस्टन ऊपर भागेगा। और कब तक भागता वैसे, तो ये तब तक भागता जब तक दोनों जगह प्रेशर बराबर ना हो जाए। बट यहां पर एक और जगह स्टॉपर लगा रखा है तो ये ऊपर जाकर इस जगह पे अटक जाएगा और इतना ही गैस एक्सपैंड हो पाएगी। पर जरा सोचो, आप ये मुझे पूरी उम्मीद इमेजिन कर पा रहे होगे, यहां से यहां पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा, फटाक से ये पहुंच जाएगा। क्योंकि ये चेंज कैसा हुआ है, अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब अचानक से चेंज हुआ है। तो एक बात सोचो, हमें अब यहां पर गैस का प्रेशर वॉल्यूम पता होगा कि भैया गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। पर अचानक से गैस का प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। पर ये सब कुछ अचानक से हुआ, क्या अब हम इसको वापस से यहां नहीं ला सकते? ला सकते, बिल्कुल ला सकते, लेकिन इसे वापस लाने में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर वापस ये इस सिचुएशन में दोबारा आए। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रोसेस को हम दोबारा से इसी स्टेट में ला नहीं सकते थे, इस गैस को दोबारा से स्टेट में ला नहीं सकते थे, बिल्कुल ला सकते थे, पर बहुत मेहनत करनी पड़ती। और क्योंकि इस गैस को
इसकी स्टेट को चेंज करने के बाद दोबारा पुरानी स्टेट में लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत वर्क करना पड़ता, तो इस प्रोसेस को इरिवर्सिबल बोलेंगे। जबकि हम इसे रिवर्स कर रहे हैं, हमने जहां से शुरू करा था वहीं पर लेकर आए हैं, पर ऐसा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। दैट इज वाई हम इसे इरिवर्सिबल प्रोसेस मानेंगे। तो इरिवर्सिबल का मतलब ये नहीं कि आप उसे रिवर्स कर नहीं सकते, बल्कि कर सकते हो बट बहुत ज्यादा वर्क करके, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी वर्क मौजूद होता है। अच्छा, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखना है, और वो पॉइंट ये है कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं इन्हें आप प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पर बना नहीं सकते। मतलब जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्राफ पढ़े थे ना प्रेशर वॉल्यूम के, तो एक्स एक्सिस पर हम वॉल्यूम लेते थे, वाई एक्सिस पे प्रेशर लेते थे। तो दरअसल में प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पर आप इनमें से कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बना सकते, चाहे वो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, चाहे एडियाबैटिक इरिवर्सिबल हो, या कैसा भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। क्या है इसके पीछे रीजन, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जरा देखो, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में अभी हमारे गैस का प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 था। मान लो यहां पर है कोई P1 V1, ठीक है, ये है मान लो प्रेशर P1 और इस जगह पे वॉल्यूम है V1। ये है हमें गैस, हमारे गैस की स्टेट। अब अचानक से गैस की स्टेट P2 से P2 V2 हो गई, ठीक है, तो प्रेशर हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया V2, और वॉल्यूम अगर एक्सपैंड होगा तो प्रेशर कम होगा, तो अब की बार प्रेशर कम होगा पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये हमारे गैस की फर्स्ट स्टेट है और ये हमारे गैस की सेकंड स्टेट है, या इसे इनिशियल बोल सकते हो, इसे फाइनल बोल सकते हो, आपकी मर्जी, आप जो बोलना चाहो। मैं तो बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भैया क्यों इरिवर्सिबल प्रोसेस को पीवी ग्राफ पे बना नहीं सकते। तो आप नोटिस करो, जब हमारी गैस इनिशियल से फाइनल स्टेट में पहुंची है तो हमें उसका इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम पता है, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम पता है, पर बीच में क्या हुआ हमें नहीं पता। और हम लोग यार ये 10th क्लास से बात समझ रहे हैं कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमें बीच के सारे पॉइंट पता होने चाहिए, पर हमें यहां पे नहीं पता कि क्या हुआ है, तो हम ये ग्राफ नहीं बना सकते। अब कोई बच्चे जिनका दिमाग अच्छा चलता है वो कहेंगे अरे सर 2 पॉइंट पता तो हैं, एक काम करो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो यार कैसे हमें पता कि जब हम इस गैस को इनिशियल से फाइनल स्टेट में लेकर जाएंगे तो बीच में यही प्रेशर वॉल्यूम पड़ेंगे? हो सकता है हम गैस को ऐसे ले जाएं कि पहले प्रेशर क्या रखे, कांस्टेंट, बाद में पहले वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रखे, बाद में वॉल्यूम कांस्टेंट रख दे। किस रास्ते से जाना है हमें थोड़ी पता चलेगा, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच में जाने के तो इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। इन दो पॉइंट्स के बीच में तो आप इनफाइनाइट तरीके से इनको ज्वाइन कर सकते हो। कोई कह रहा है अगर सीधे ज्वाइन करेंगे, तो कोई कह रहा है ऐसे ज्वाइन कर लो, भाई क्या मनाही है इसमें। तो आपको बीच के रास्ता पता नहीं है कि कैसे फॉलो करना है, और क्योंकि बीच का रास्ता आपको पता नहीं है इसलिए आप इसे ग्राफ पर बिल्कुल भी प्लॉट नहीं कर पाओगे। 2 पॉइंट तो बना लोगे बट इसके बीच का ग्राफ नहीं बना पाओगे। तो इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात याद रखना, इनका ग्राफ नहीं बनता है। आ जाते हैं अब रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस मेरे भाई दरअसल में बहुत ही स्लोली करे जाते हैं, और थ्योरेटिकली अगर बोला जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स में करे जाते हैं। अच्छा, इनफाइनाइट का मतलब यहां पर जब भी बोला जाता है ना, तो बच्चों को लगता है कि भैया लिटरली वो काउंटिंग कर रहे बैठ जाते हैं कि 1 2 3 4 से लेकर हमें इनफाइनाइट तक जाना है। इनफाइनाइट दरअसल में यहां पर एक रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है यहां पर, कि दरअसल में जैसे आपने देखा था ना इरिवर्सिबल में क्या हो रहा था, अचानक से एक ही स्टेप में हमारा जो सिस्टम है वो इनिशियल से फाइनल स्टेट में पहुंच गया था। यहां पर एक स्टेप नहीं लगेगा, यहां पर एक से कई ज्यादा स्टेप लगेंगे, पर ग्रेजुअली हम लोग चेंज करेंगे इसको। जैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, हमने एक पिस्टन के नीचे एक गैस को भर रखा है, और इस पिस्टन के ऊपर बहुत सारे छोटे 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 वेट्स रख रखे हैं। तो अगर इस पिस्टन के ऊपर बहुत सारे छोटे 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 वेट्स होंगे, तो इस पिस्टन के ऊपर अभी हाई प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से इस पिस्टन ने गैस को दबा रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक टाइम पर एक वेट हटा रहे हैं पिस्टन के ऊपर से। तो जैसे ही आप ये एक वेट हटाओगे तो पिस्टन के ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर पिस्टन के ऊपर से थोड़ा प्रेशर कम होगा तो पिस्टन ऊपर आएगा, पिस्टन ऊपर आएगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, पर थोड़ा सा ही वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि हमने बहुत कम वेट हटाया है। तो ऐसे ही हम जब अगले स्टेप पे जाएंगे तो हम एक वेट और हटा देंगे। तो हमने एक वेट और हटाया, तो दरअसल में हुआ क्या, पिस्टन के ऊपर प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया। हम और वेट हटाएंगे तो वॉल्यूम और बढ़ेगा। तो मैंने तो आपको दिखाने के लिए यहां पर 3 स्टेप में इसको दिखा दिया है, बट आप सोचो ऐसा आप बहुत सारे स्टेप में करोगे। मान लो ऐसे यहां पर छोटे 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 हजारों, बाजार से आप गए और हजारों छोटे 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 छोटे
क्या नाम है, लकड़ी की फंटियां ले आए, जैसे माइका होती है, छोटी छोटी हजारों माइका ले आए और इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख दी। और आपको पता है कि यार माइका का बहुत ही छोटा सा कम सा वेट होता है, अगर छोटी माइका है साइज की तो आप ऐसे रख दोगे अगर, तो इन बहुत सारी हजारों माइका अगर रखिए तो प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। अब एक टाइम पर बस आप एक माइका हटा रहे हो, या आपने ऐसा मानो बहुत सारे जो बुक होती है, जैसे एसएल ओड़ा ही है, बहुत मोटी किताब है, आपने देखी होगी, तो आपने एसएल ओड़ा के पूरी किताब इसके ऊपर रख दी, फिर एक एक करके उसके अंदर से एक एक पेज हटा रहे हो आप। तो जैसे जैसे एक एक करके पेज हटाओगे तो धीरे धीरे पिस्टन के ऊपर से प्रेशर कम होगा और पिस्टन ऊपर आएगा। पर एक पेज हटाने पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आने वाला है, लेकिन जब सारे पेज एक एक करके हटा दोगे तो धीरे 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 पिस्टन अपना इनिशियल से जिस स्टेट में आप लेके जाना चाह रहे हो उस फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का जो इंट्यूटिव आइडिया है वो मैंने बताने की कोशिश करी है कि आप रिवर्सिबल प्रोसेस को ऐसे ही समझो कि वो अचानक से नहीं होगा, बल्कि आप ग्रेजुअली धीरे 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 उसमें चेंज कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि ऐसा लगा कि बुक से आप पेज निकाल ही सकते, तो वो पेज वापस डाल के बुक दोबारा बनानी भी तो है, पढ़ाई दोबारा भी तो करनी है। तो इसीलिए आप अब वही धीरे धीरे पेज दोबारा से लगा रहे हो, तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा और पिस्टन धीरे धीरे नीचे जाएगा। पर ऐसा लगा कि जो किताब है, मेरे पास जो किताब है अगर मैं आपको दिखाऊं, आई डोंट नो कि यार अब नया वाला जो वर्जन है वो शायद 2 पार्ट्स में टूट गया है, लेकिन मेरे पास जो बुक है वो भाई कुछ तो इतनी मोटी किताब है, ठीक है, ये इतनी मोटी। और इसमें होंगे, अगर मैं लास्ट पेज के बारे में बात करूं तो इन्होंने तो खैर वैसे नंबर दे रखे हैं चैप्टर वाइज, बट ये कुछ तो यार मेरे हिसाब से कुछ तो 1000 पन्ने के आसपास की किताब होगी बड़े आराम से। तो एक बार में एक एक पेज हमें निकालना है, ठीक है, और वापस से लगाना भी है। तो ये प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो होगा पहली बात तो, और बहुत सारे स्टेप में होगा। अच्छा एक बार ये होती ना कि कई बार जब बुक्स में ये लिखा होता है कि यार थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिवर्सिबल तब माना जाता है जब वो एक्सट्रीमली स्लो हो, तो कई बार हमें लगता है कि यार ये ना बहुत टाइम लेगा होने में। तो जैसे यहां पर इन्फानाइट वर्ड भी रिलेवेंट, मतलब थोड़ा सा रिलेटिव वर्ड है, ऐसे ही यहां पर स्लो वर्ड भी थोड़ा सा रिलेटिव वर्ड है। देखो यहां पर हमें मेन काम ये करना है कि ये प्रोसेस एक साथ एक झटके में नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर पिस्टन के ऊपर मैंने ऐसे बुक रखी होती और मैं एक एक करके इसमें से पेज निकाल रहा होता, तो ये प्रोसेस कई सारे स्टेप्स में होता, एक स्टेप में सीधे ना होता, है ना। इसी तरह से अब जरा सोचो टाइम के बारे में, अगर स्लोली या फास्ट के बारे में बात करें तो वो भी रिलेटिव वर्ड है। जैसे मान लो मैंने एक आदमी को दिया पेजेस निकालने को, वो बड़े आराम से निकाला है धीरे धीरे धीरे, और कोई जल्दी जल्दी धीरे धीरे निकाल रहा है। तो हमें इस पूरी बुक से पेज हटाने से मतलब है, यानी वो जो प्रोसेस है उसे बहुत मल्टीपल स्टेप में करने से मतलब है। अब वो मल्टीपल स्टेप अगर आप जल्दी जल्दी अचीव कर ले रहे हो तब भी उस प्रोसेस को रिवर्सिबल ही माना जाएगा। इररिवर्सिबल के रिस्पेक्ट में तो उसे करने में टाइम ही लगेगा ना, तो इसीलिए यहां पर इररिवर्सिबल के रिस्पेक्ट में से स्लोली बोला जाता है। तो ये मत सोचना कि ये गलत धारणा मत सोच लेना। दरअसल में कई बार ना थ्योरी कम समझ में इसलिए भी आती है क्योंकि बोला कुछ जाता है और हम समझ कुछ लेते हैं। वही चाइनीज विस्पर वाला जो गेम है जो आजकल रील्स पे बड़ा वायरल हो रहा है, ठीक है, कि उसमें आदमी करता कुछ है, आगे वाला आदमी करता कुछ है, तो ऐसे करते करते आगे तक जब कहानी पहुंचती है तो वो कुछ और ही कर रहा होता है। तो ऐसे ही होता है, आपको बताया कुछ जा रहा होता है, आप उसे समझ कुछ और लेते हो, और अब आपने जो अपनी सोच बनाई है तो मुझसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हो, फिर वो होता ही नहीं है। तो इसलिए जो बात कन्वे करी जा रही है, पहले ये स्किल डेवलप करो कि ध्यान से सुनो उसको और समझो उसको, तब जाकर काम बनेगा। तो मुझे उम्मीद है यार ये रिवर्सिबल प्रोसेस का आइडिया आपको अच्छे से पकड़ में आया है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में न्यूमेरिकल सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो यार ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि जब भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो एट एनी गिवन टाइम रिवर्सिबल प्रोसेस में गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर लगभग लगभग बराबर होते हैं। किसी भी स्टेप को अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे अभी मानो यहां से हमने एक छोटा सा पेज हटाकर पिस्टन के ऊपर से प्रेशर को रिलीज करा है और पिस्टन ऊपर गया है, तो क्योंकि छोटा सा पेज हटाया है तो प्रेशर में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज आया होगा, और गैस और एक्सटर्नल प्रेशर लगभग लगभग आप बराबर ले सकते हो। हालांकि यहां पर गैस और एक्सटर्नल प्रेशर में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, लेकिन वो चेंज बहुत ही नॉमिनल है कि एक्सटर्नल प्रेशर में अगर आप थोड़ा सा प्रेशर घटाओगे बढ़ाओगे तब गैस का प्रेशर बनेगा इन अ सर्टेन प्रोसेस। जैसे आपने पेज को हटाया तो गैस का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर सॉरी कम हो जाएगा, तो गैस को एक्सपैंड करना पड़ेगा। अगर आपने पेज को रखा तो गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, पिस्टन ने थोड़ा सा प्रेशर ऐड कर लिया अपने ऊपर,
तो ये प्रेशर इतना छोटा है, टाइनी माइनी बिल्कुल प्रेशर है, और इतना टाइनी माइनी प्रेशर चेंज है कि आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए जब भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो इस टाइनी माइनी चेंज को नेग्लेक्ट करके ही रखते हैं, और इसीलिए आपको यह बताया जाता है कि भैया जो गैस का प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर रहने वाला है। और क्योंकि यहां पर आप स्टेप बहुत सारे परफॉर्म कर रहे हो, और गैस की मान लो ये इनिशियल स्टेट है और ये हमारी एकदम फाइनल स्टेट है, पर यहां से यहां तक आप बहुत सारे स्टेप्स में लेकर जाओगे, तो आपको बीच में जितने भी प्रेशर आए हैं, बीच में जितने भी वॉल्यूम आए हैं, उनका डेटा आपको पता होगा, क्योंकि आप एक एक करके पेज हटा रहे थे ना। तो एक पेज हटाया तो उसके बाद क्या प्रेशर वॉल्यूम आएगा वो पता चल जाएगा, दूसरा पेज हटाया तो क्या प्रेशर वॉल्यूम आएगा वो पता चल गया। तो इनिशियल से एकदम फाइनल वाली स्टेट तक जाने के बीच का सारा डेटा अगर आपके पास है तो आप इसे ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ग्राफ पे प्लॉट करे जा सकते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने जितने भी आपको ग्राफ बताए थे वो दरअसल में एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस के ही ग्राफ थे, क्योंकि उन्हें हमने पीवी ग्राफ पर प्लॉट करा था। अब ये बात देखो, मैंने लेने में ऑलमोस्ट कितना टाइम वेस्ट करा है मैं आपको बता दूं, 20 मिनट के आसपास, 20 तो नहीं, खैर हो सकता है 15 मिनट मैंने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल लगाया हो। पर अगर तुमने मेरी बताई हुई बात को एकदम सही से अंडरस्टैंड करा है, जो इसके पीछे का लॉजिक है उसे सही से अंडरस्टैंड करा है, क्या कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो कन्वे करने की कोशिश कर रहा है वो आपने सही से अंडरस्टैंड करा है, तो ये 15 मिनट अब तुम ऐसा मान के चलो तुम्हारे लिए बहुत ही काम के हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अपने बाकी दोस्तों के कंपैरिजन में काफी आसानी रहेगी, क्योंकि वो अक्सर इसी चीज में स्ट्रगल करेंगे, तुम स्ट्रगल नहीं करोगे। लेकिन उसमें जरूरी है जो बताया गया है वो सही से अंडरस्टैंड करो, समझो, इंट्यूटिव आइडिया समझो, और उसी को दिए हुए क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। अब आ जाते हैं अलग, सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क होगा ये भी दो तरह से होगा, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पिस्टन में हम लोगों ने गैस ले रखी है, इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है भी T। अगर हम इस गैस के ऊपर कुछ प्रेशर डालेंगे बाहर से तो हो सकता है ये गैस कंप्रेस हो पर अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मली करा गया, तो आइसोथर्मली का मतलब होता है कि टेम्परेचर नहीं चेंज होने वाला इस पूरे प्रोसेस में। तो गैस के ऊपर प्रेशर चेंज करके हम गैस को कंप्रेस तो करेंगे, तो गैस का पिस्टन, अगर गैस में पिस्टन नीचे चला गया कंटेनर में तो गैस कंप्रेस हो गई, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा, बट आइसोथर्मल प्रोसेस होने की वजह से यहां पर कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है। तो यहां पर ये प्रोसेस कैसा हुआ, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल होने का मतलब है कि ये प्रोसेस आपने एक झटके में करा है, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में नहीं करा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें वर्क निकालना है तो वर्क कैसे निकलेगा, तो वर्क उसी फॉर्मूले से निकलेगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या जिसे आप लिखते हो माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब इंटरेस्टिंग चीज यही है कि ये V2 और V1 निकालोगे कैसे। दरअसल में ये V2 और V1 हम निकालते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट nRT के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर मैं यहां से V2 निकालूं तो क्योंकि गैस एक क्लोज कंटेनर में बंद है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो मोल तो नहीं चेंज होने वाले, जितनी गैस यहां होगी उतनी गैस यहां होगी, तो मोल वही रहेंगे, टेम्परेचर वही रहेगा आर गैस कांस्टेंट है वो वही रहेगा, प्रेशर चेंज होगा और प्रेशर आ जाएगा P2। अगर वॉल्यूम V1 के बारे में बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, nRT अपॉन P1। ये दोनों चीजें आप यहां रख दो, तो वर्क का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर और ये आ जाएगा nRT P2 माइनस nRT P1। आप इस तरह से ये फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हो। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो आप इस तरह से वर्क का फॉर्मूला बड़े आराम से निकाल सकते हो। जिस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में हम ये पूरा कार्यक्रम कर रहे होंगे उसके सिचुएशन में वर्क इस तरह से आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ऐसे रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क आएगा तो उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर वर्क हम निकाल रहे हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क निकाल रहे हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा,
अगर मान लो ये हमारा एक गैस है कंटेनर के अंदर जिसमें पिस्टन लगा है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T है, और अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम इसके ऊपर जो प्रेशर लगाएंगे वो सीधे नहीं लगा देंगे एक साथ, हम धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज करेंगे। ग्रेजुअल चेंज का मतलब है जैसे वही कि हम, जैसे आप चाहो तो ऐसा बोला कि बुक इसके ऊपर रख दो, या अगर हमें प्रेशर बढ़ाना है तो धीरे धीरे इसके ऊपर सैंड के ग्रेन्स गिराने लगो। तो धीरे धीरे जब इसके ऊपर सैंड के ग्रेन्स गिराओगे तो इसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा, और प्रेशर अगर धीरे 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 चेंज होगा तो ये पिस्टन बहुत ही स्लोली 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 नीचे जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी फाइनल स्टेट पे पहुंच तो जाएगा। और मान लेते हैं फाइनल स्टेट का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, पर क्योंकि हमने प्रोसेस आइसोथर्मल करा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और अब इस आइसोथर्मल प्रोसेस में हम भाई साहब वर्क निकालना चाहते हैं कि वर्क कितना आने वाला है। तो क्योंकि यहां पर प्रेशर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है तो वर्क, हमें पता है कि अगर ग्रेजुअल चेंज प्रेशर का होता है तो वर्क इंटीग्रेट करके निकाला जाता है, तो यहां पर आप वर्क इंटीग्रेट करके ही निकालोगे। तो यहां पर आप सीधे ये बात मेंशन कर दो, सिंस दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस and pressure is gradually changing। तो अगर मुझे वर्क निकालना है, मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा आप लोग को, अगर मुझे वर्क निकालना है तो मैं इंटीग्रेट करके निकालूंगा एक्सटर्नल प्रेशर, सॉरी प्रेशर इनटू डीवी का। अब यहां पर ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, और क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो अभी हमने बात करी थी कि भैया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है और जो गैस का प्रेशर होता है वो बराबर आता है। अच्छा, ये हमें क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि दरअसल में भैया ये इंटीग्रेशन अभी पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन का एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है कि अगर तुम डीवी दे रखा है यानी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट कर रहे हो तो फंक्शन भी वॉल्यूम के टर्म में होना चाहिए, पर ये फंक्शन प्रेशर के टर्म में है तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता। और ये प्रेशर कांस्टेंट भी नहीं है कि इस इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लें, क्योंकि प्रेशर तो लगातार चेंज हो रहा है। भाई आप गैस के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ा रहे हो ना, तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट भी नहीं है कि हम बाहर निकाल लें, तो इसे बाहर भी नहीं निकाल सकते और इंटीग्रेट करने वाला कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये प्रेशर है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होगा। तो अब हम जो जुगाड़ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि किसी तरह से यहां प्रेशर की जगह वॉल्यूम लाएं, और वो लाने के लिए पहली सीढ़ी ये कि हमें पता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दरअसल में एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होता है। तो जो जो बातें बताई हैं वही न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करती हैं। तो हमने दिमाग लगाया, ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, पर ये तो बात पॉसिबल है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो अब इसका मतलब है हम लोग वर्क निकाल सकते हैं माइनस प्रेशर ऑफ गैस इनटू डीवी। अरे सर ये क्या नाइंसाफी है, प्रेशर हटा के प्रेशर ही लिख दे रहे हो तुम यार, और कह रहे हो इंटीग्रेट हो जाएगा। हाँ अब हो जाएगा, कैसे? क्योंकि हमें जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो पता है, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। एक गैस के लिए, एक्सटर्नल प्रेशर के लिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो यार मतलब मान लो गैस का ही या किसी और चीज का है, हमें उससे नहीं मतलब, लेकिन गैस का प्रेशर तो इसी से आएगा ना, आइडियल गैस इक्वेशन से। और अगर यहां से आएगा तो एक बात बताओ, प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला बन जाएगा एनआरटी अपॉन बी। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैं दिखा देता हूं आपको। माइनस इंटीग्रेशन प्रेशर गैस डीवी, प्रेशर गैस की जगह रखना है एनआरटी अपॉन वी, तो एनआरटी अपॉन वी डीवी का इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एनआरटी अपॉन वी डीवी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। अब क्योंकि हम डीवी के मतलब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी कर रहे हैं और वॉल्यूम एज अ फंक्शन भी आ गया तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पे लिमिट भी लगा देते हैं। तो हमारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस में पहले वॉल्यूम V1 है, बाद में वॉल्यूम V2 है, तो आप इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2 तक इसे इंटीग्रेट कर दो। अब यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कांस्टेंट होंगे क्योंकि कंटेनर बंद है, आर गैस कांस्टेंट है और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगी। और ये सारी चीजें इंटीग्रेशन के बाहर अगर निकाली तो 1/v को बस तुम्हें इंटीग्रेट करना है, और 1/v को अगर इंटीग्रेट करोगे तो 1/v का इंटीग्रेशन जो आता है मेरे बच्चे वो आता है log बेस e, log v एट बेस e।
और log v एट बेस e को हम लोग नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। अगर फिजिक्स के बेसिक्स पढ़े होंगे आपने तो आपको ये बात याद होगी, नहीं तो ये याद रख लेना, log बेस e को हम नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। पर यहां पर लिमिट हमें अप्लाई करनी v1 से v2। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट में पहले अपर लिमिट आएगा माइनस इसी फंक्शन में v की जगह लोअर लिमिट v1 रख दोगे। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में दो नंबर अगर माइनस में है ना तो वो एक ही लॉग में डिवाइड कर सकते हो आप। तो ये हमारा वर्क का फॉर्मूला डराइव हो जाता है भाई। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क का जो फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वो ये आ जाएगा। तो ये बीएमआई फॉर्मूले में आपके लिए एक जगह कंपाइल करके लिख दे रहा हूं। क्या है फॉर्मूले? तो पहला फॉर्मूला मेरे भाई लोग ये निकाला अपन ने, W इज इक्वल टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए माइनस NRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 आ गया। ये पहला फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में तुम माइनस लॉग के अंदर भेज सकते हो, और माइनस लॉग के अंदर जब भेजोगे तो रूल याद रखना कि अगर माइनस को लॉग के अंदर भेजा तो लॉग के अंदर जो भी चीज है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो माइनस को अगर तुम ऐसे लॉग के अंदर भेजोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अच्छा, क्यों हो जाता है ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं पूरी लॉग की कहानी बताऊंगा। क्योंकि मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये लॉग के आइडिया ना पता हो, तो लॉग पता होना जरूरी है। तो इसके तुरंत बाद मैं लॉग के आइडिया बता रहा हूं ताकि आपको ये भी अगर समझना चाहते हो कि ये कहां से आ गया वो समझ जाओ। पर फिलहाल ऐसे याद भी रख सकते हो, माइनस को अगर लॉग के अंदर भेजोगे तो लॉग के अंदर लिखी चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी। न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। V1 को भेज दो न्यूमरेटर में और V2 को भेज दो डिनोमिनेटर में। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में माइनस का साइन यहां से गायब है। तीसरा, ये जो नेचुरल लॉग है ना भाई, जो नेचुरल लॉग होता है वो दरअसल में उसका बेस होता है E। पर हम कैलकुलेशन में जब भी लॉग लिखते हैं तो कैलकुलेशन वाले लॉग का जो बेस होता है वो हम लेना चाहते हैं 10। और कई बार जब बेस 10 होता है तो सिर्फ इसे लॉग ही लिखा जाता है। तो सिर्फ अगर लॉग लिखा है फिजिक्स या केमिस्ट्री में तो हम इसका बेस 10 मानते हैं, और अगर ln लिखा है तो हम उसे लॉग का बेस E मानते हैं। तो यहां पर अभी हमें नेचुरल लॉग के टर्म में आंसर दे रखा है। हम नेचुरल लॉग के टर्म में नहीं निकालना चाहते क्योंकि इसमें हमें कई बार वैल्यू पता नहीं होती है। हम निकालना चाहते हैं लॉग बेस 10 में। तो लॉग बेस 10 में कैसे निकाले मेरे भाई? तो एक बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि नेचुरल लॉग वाले टर्म में अगर तुम 2.303 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये नेचुरल लॉग लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा। और न्यूमेरिकल सॉल्विंग में सबसे ज्यादा हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यहां पे याद रखना n क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। R मेरे भाई गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 3.814 रखना जूल पर केल्विन में। और अगर जूल पर केल्विन में रखोगे, जूल पर मोल पर केल्विन में, तो वर्क यूनिट जूल आएगी। बाकी T तो टेम्परेचर है, केल्विन में रखना है आपको। V1 गैस का इनिशियल वॉल्यूम है और V2 गैस का फाइनल वॉल्यूम है। आप चाहो तो यहां पे प्रेशर भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो प्रेशर? अरे यार, वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है ना। तो यानी V1 अपॉन V2 अगर लिखा है तो प्रेशर में इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, ये P2 अपॉन P1 हो जाएगा। तो अब यहां पर P2 अपॉन P1 मतलब V1 अपॉन V2 को P2 अपॉन P1 भी लिख सकते हो, ये भी अलाउड है, ठीक है। बट ज्यादातर आपका वॉल्यूम से ही काम चल जाएगा। बट अगर मान लो प्रेशर में आ गए और आप अपना वक्त बचाना चाहते हो तो यहाँ पे P2 अपॉन P1 भी लिख सकते हो। मतलब जो वॉल्यूम का टर्म है उसका उल्टा लिख दो। V1 अगर न्यूमरेटर में है तो आप P1 को डिनोमिनेटर में ले आओगे, V2 अगर डिनोमिनेटर में तो P1 को न्यूमरेटर में ले आओगे, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस में इनवर्स रिलेशन है। तो ये तीन फॉर्मूले बड़े काम के, सबसे ज्यादा ये वाला काम का है। अब थोड़ी सी यार लॉग के बारे में बातें कर लेते हैं, क्योंकि बिना लॉग को समझे ये सारे कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हो सकता है तुम्हें परेशानी हो। इसीलिए पहले लॉग समझ लेते हैं ताकि आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हो जाए बड़े आराम से। तो यूज ऑफ लॉग के बारे में बात करते हैं। लॉग दरअसल में हमारे मैथमेटिशियन ने डेवलप तब करा जब बहुत सारे जो हमारे पावर के प्रॉब्लम्स थे उसमें हमें पावर का दरअसल में पावर के इक्वेशंस को सॉल्व करना था। मान लो हमें इस एक्स को सॉल्व करना है, ठीक है।
और कई बार ये पावर की हेल्प से सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो हमने इसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया लॉग का। और क्या है कॉन्सेप्ट लॉग का, कि जैसे मानो पावर तो लिखना आता है आपको कि b के ऊपर पावर x है तो आंसर a आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 की पावर 4 अगर हम करते हैं तो हमें पता है आंसर 16 आता है। यहां पर 2 बेस है, इसे पावर, इंडाइस या एक्सपोनेंट बोलते हैं, और ये इसका आंसर है। तो ऐसे यहां पर b बेस है, x हमारा पावर बोल दो, b के ऊपर पावर x है, या बोल दो b का जो इंडाइसेस है वो x है, या बोल दो b का एक्सपोनेंट यानी उसके ऊपर जो पावर लगी है वो x है। इसको बोलने के अलग अलग तरीके हैं, और b के ऊपर पावर x करने पे हमें आंसर a मिल रहा है। ये सब रियल नंबर्स है। तो अगर हम इसका लॉग ले तो लॉग में जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि अगर हम लॉग a का ले लें b बेस पर तो आंसर ये x आएगा। अगर मैं यहां पर एग्जांपल से बताऊं तो b की जगह लिखा है 2, x की जगह लिखा है 4 और a की जगह लिखा है 16। तो अगर मैं इस इक्वेशन का लॉग लेता हूं तो लॉग ये कहता है कि भैया अगर तुम इस आंसर का लॉग लोगे इस बेस पर तो आंसर ये पावर आएगा। तो लॉग पावर्स को निकालने के लिए बहुत बड़ा बढ़िया टूल था हमारे पास, कि कई बार हम पावर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे तो हमने लॉग की हेल्प से सॉल्व करने की हैबिट डाली। तो कभी भी अगर b टू दी पावर x a के बराबर है तो log a एट बेस b x के बराबर होगा, और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। log अगर दे रखा है तो उसे पावर में बदल सकते हो, पावर दे रखा है तो log में बदल सकते हो। और खासतौर पे ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि अगर आपको log दे रखा है तो पावर में कैसे बदलोगे, तो b के ऊपर पावर log का आंसर कर दोगे तो वो a के बराबर आ जाएगा। इस a को बोला जाता है log का आर्ग्यूमेंट, इस b को बोला जाता है बेस, और ये जो x आया है ये इस पूरे log की वैल्यू आई है। जैसे अगर कोई पूछे log 16 एट बेस 2 क्या है तो उसकी पूरी वैल्यू 4 है। और इसका अगर आप एंटी लॉग लोगे तो इसे पावर में बनाना होता है आपको, और एंटी लॉग का मतलब है पावर में बनाने के लिए आपको ये बेस के ऊपर ये नंबर पावर में लाना पड़ेगा, तो ये आर्ग्यूमेंट के बराबर आ जाएगा। तो लॉग लेते हो तो आप जो भी हमारे पावर का आंसर है वो लॉग का आर्ग्यूमेंट बनता है, जिस बेस पे है वो लॉग का बेस बनता है और पावर हमारा आंसर आती है। एंटी लॉग लेते हो तो बेस के ऊपर लॉग का आंसर जो पावर के फॉर्म में लिखोगे वो हमारा आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात आप लोगों को पूरा पकड़ में आई है। यहां तक लॉग का ही आइडिया दिक्कत नहीं देगा। अब लॉग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में यार बात कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जितना अच्छे से आपको पता होंगी उतना आराम से तुम न्यूमेरिकल्स बना पाओगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें कि अगर एक लॉग में दो नंबर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, यानी लॉग के आर्ग्यूमेंट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई में है, तो आप उन्हें अलग अलग लॉग में ऐड कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर ऐसे लिखा है log 2 into 3 तो आप इसे लिख सकते हो log 2 प्लस log 3, दोनों का आंसर सेम आएगा, इस आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, क्या नहीं कर सकते, सुनना, कई बार बच्चों को क्वेश्चन ऐसे दे जाता है log x प्लस वाई, अब जाने अनजाने या अपने इंट्यूशन से पता नहीं वो इसको भी ऐसे लिख देते हैं। वो सोचते हैं log अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है तो उसको ऐसे लिख देते हैं log x प्लस log वाई। ये गलत है भाई, ये नहीं हो सकता। अगर लॉग के आर्ग्यूमेंट के अंदर दो चीजें प्लस या माइनस में दे रखी हैं या दो से ज्यादा चीजें प्लस माइनस में दे रखी हैं तो आप उन्हें अलग अलग लॉग में ऐड नहीं कर सकते, ये मैथमेटिकली अलाउड नहीं है, ये गलत है। तो जैसे ना मैथ में आपको ये पता होना चाहिए क्या कर सकते हैं, आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है क्या नहीं कर सकते, या जो चीज नहीं बताई गई वो नहीं कर सकते होंगे भाई, ऑब्वियसली। बस कई बार हम सोचते नहीं है और इसी वजह से सिली मिस्टेक्स बहुत होती है। दूसरी लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो लॉग का अगर आर्ग्यूमेंट के अंदर दो नंबर डिवाइड में है तो वो दो अलग अलग लॉग में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। न्यूमरेटर वाला नंबर हमेशा पहले लिखोगे और डिनोमिनेटर वाला नंबर हमेशा माइनस के बाद ही लिखोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने तुमसे कहा कि log 2/3 का आंसर बताओ क्या आएगा, तो तुम इसे ऐसे निकाल सकते हो log 2 माइनस log 3। और एक बात और बता दूं यार, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब भी सिर्फ लॉग लिखा है, इसके नीचे कोई बेस नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट ये बेस 10 माना जाता है। अगर 10 के अलावा कोई और बेस हुआ तो वो बेस यहां पर लिखेंगे, बट अगर 10 है तो वो सिर्फ लॉग लिखेंगे और बेस नहीं लिखेंगे। तो यहां पर अगर लॉग के नीचे कोई बेस नहीं लिखा है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट लिखे हैं, तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट बेस 10 है। ऐसी थर्ड प्रॉपर्टी, ये पावर की प्रॉपर्टी होती है।
लॉग में अगर आर्ग्यूमेंट a है और उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर x है, तो आप इस पावर को लॉग में बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये x log a बन सकता है। और उल्टा भी कर सकते हो, अगर x log a लिखा है तो ये x अगर लॉग में अंदर भेजोगे तो ये पावर में आ जाएगा। और यहीं से वो वाला रूल मैंने आपको बताया था कि यार अगर माइनस log 1/a लिखा है तो माइनस को अगर अंदर भेजोगे तो अंदर रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों रेसिप्रोकल हो जाएगा, अब आप समझ सकते हो कि अगर इस माइनस को मैं अंदर भेजूंगा, इस माइनस को अगर मैं अंदर भेजूंगा तो माइनस पावर को अगर अंदर भेजा जाए, मतलब सॉरी बाहर मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा है अगर उसे लॉग के अंदर भेजेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर में आएगा। इस x को अगर अंदर भेज रहे हैं तो वो पावर में आ रहा है, तो इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये पावर में आएगा। पर माइनस कैसे पावर में आएगा भाई, अरे माइनस का मतलब होता है -1, बोला माइनस जाता है, आलस इतना भरा हुआ हम लोगों में कि इसे माइनस बोलते हैं, ये है -1 ना एक्चुअल में, नंबर के तौर पे अगर देखें तो हम -1 अंदर भेज रहे हैं, और -1 अंदर भेजोगे तो पावर के फॉर्म में जाएगा। और किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर -1 आ गई मतलब आप उसका रेसिप्रोकल कर रहे हो, और रेसिप्रोकल कर रहे हो तो जो चीज डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगी। इसलिए ये बात बोली थी कि अगर आप पीछे लॉग को मतलब जो बाहर माइनस फॉर्मूले में दे रखा था उसे अगर आप अंदर भेजो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल कर लेगा। तो ये लॉग की बड़ी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन्हें अच्छे से याद रखना। अब इन प्रॉपर्टीज के अलावा, अब जैसे मैंने ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी ना, लॉग में 2 नंबर माइनस में थे, log v2 माइनस log v1 आया था, नेचुरल log v2 माइनस नेचुरल log v1, तो मैंने उसे log x by y लिख दिया था। ये प्रॉपर्टी भी मैंने पीछे इस्तेमाल करी थी। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना यार, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर log किसी भी नंबर का आप निकाल रहे हो और उसका बेस e है तो उसे हम नेचुरल log x लिखते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी। ये दूसरा वाला, अगर log किसी भी नंबर का बेस 10 पे निकाल रहे हो तो आप सिर्फ उसे log लिख सकते हो, log x, बेस लिखने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, अगर नेचुरल log जिस नंबर का निकाल रहे हो और अगर उसी नंबर का log बेस 10 पे निकाल रहे हो तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो log x बराबर आता है 2.303, नेचुरल log x बराबर आता है 2.303 log x के। तो यार ये तीनों प्रॉपर्टी भी, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये बोलूंगा ये भयंकर भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से याद रखना। अब यही चीजें आपको लॉग के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। आगे बात कर ले लॉग की कुछ ऐसी वैल्यूज आने वाली लॉग बेस 10 की जो आपको इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेंगी, इन्हें याद रखना। पहला, log 1 आए तो वो 0 होता है, चाहे वो किसी भी बेस पर आए, e पर आए या 10 पर आए, हमेशा log 1 का आंसर 0 आता है। log 2 अगर बेस 10 पे निकाल रहे हो, ये सिर्फ वैल्यू बेस 10 के लिए है, log 2 अगर बेस 10 पे निकालते हो तो 0.3010 आंसर आता है उसका। log 3 का 0.477 आता है, log 5 का 0.6989 आता है, और log 7 का आता है 0.84, log 10 का आता है 1, log 11 का आता है 1.01, और अगर log में 10 की पावर n आ रहा है तो इसका आंसर सिर्फ n आता है। क्यों आ रहा है इसका आंसर सिर्फ n, तो अगर आप देखो प्रॉपर्टी अगर हम इस्तेमाल करें पावर वाली तो ये n बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और n अगर बाहर मल्टीप्लाई में आ गया तो log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो बचेगा n into 1, तो आंसर सिर्फ n आ जाएगा। तो ये कुछ log की वैल्यूज न्यूमेरिकल के लिए आप याद करके रख लो। अच्छा नोटिस करो, मैंने यहां पर 2 बताया, 3 बताया, 4 नहीं बताया, फिर सीधे 5 बता दिया, 6 नहीं बताया, 7 बता दिया, 8 और 9 नहीं बताया, सीधे 10 बता दिया। ऐसा मेरे बच्चे इसलिए करा मैंने क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अगर आप प्राइम नंबर्स के लॉग याद रख लोगे, 10 को छोड़ दो अगर, ठीक है, तो अगर इन प्राइम नंबर्स की वैल्यू आप याद रख लोगे तो आप किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का लॉग तो निकाल पाओगे उससे बनने वाले। जैसे मैंने यहां log 4 का आपको नंबर नहीं दिया, बट मान लो आपको log 4 न्यूमेरिकल में मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आप इसे log की प्रॉपर्टी और ये प्राइम नंबर वाले लॉग से याद करके निकाल सकते हो। जैसे 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, अब इस पे प्रॉपर्टी लगा दो कि ये पावर लॉग के बाहर आ जाएगी, और ये पावर अगर लॉग के बाहर आ गई तो log 2 को तुम क्या लिख देना 0.3010, तो ये आ जाएगा 0.6020, तो log 4 की वैल्यू ये हो जाएगी। ऐसे log 6 अगर निकालना है तो उसे तुम लिख देना log 2 into 3, और log में 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई में, जरूरी नहीं हर बार पावर है, बच्चों को पावर से बताया तो उन्हें लगता है हर बार पावर है, अरे जैसा चाहिए वैसा करो यार। तो log 2 into 3 कर देना, तो log में 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई में तो एक ही log में ऐड हो जाएंगे,
एक लॉग में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में तो उन्हें अलग अलग लॉग में ऐड कर सकते हो। तो लॉग 2 की वैल्यू तुम्हें पता है 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू पता है 0.4770, तो तुम इसे ऐड करके लिख देना। अब आती है सबसे बड़ी समस्या जो अब तक पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग में कचोटने लगी होगी तुमको कि हे भगवान, डेसिमल के बाद 4-4 वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं है। दरअसल में देखो, याद करो तो बेटर है, ये तो यार कोई दो राय नहीं है, पर वही वाली बात है ना कि यार हर आदमी की पढ़ाई करने की जो कह सकते हो कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटीज है, अलग अलग है। तो जरूरी है कि सब एकदम डेडिकेटली चाहें कि यार डेसिमल के 4 प्लेस तक याद करें, हालांकि आइडियली तो वही होना चाहिए, बट है ना कुछ कचोटने वाले लोग हैं जिन्हें डेसिमल की 4 प्लेस याद करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो फिर क्या करें? तो इसमें छोटा सा पैटर्न देखो, तुम लॉग जिस भी सिंगल डिजिट नंबर का निकाल रहे हो उसकी वैल्यू डेसिमल के बाद उससे एक प्लेस ज्यादा आ रही है। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 आ गया, ऐसे भी याद रख सकते हो। लेकिन इससे डेसिमल के बस डेसिमल के एक बाद वाली प्लेस तक ही वैल्यू याद रहेगी आपको, ठीक है, और इससे ज्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं आएंगे। बट हाँ, अगर मान लो तुमने याद करने का मन ही नहीं बनाया और फिर भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहे हो, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट तो तुम्हें याद ही है, दूसरी डिजिट अंदाजे से कुछ ले लेना, पॉइंट मतलब 2, 3 ऐसे करके काम चला लेना। डेसिमल की 2 डिजिट के आसपास से लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो लगभग तुम्हें सही आंसर मिल जाएगा। और ये मैं तब की बात बता दे रहा हूं अगर आपके स्कूल एग्जाम्स में दरअसल में लॉग की वैल्यू दी ना जाए। जितने भी अच्छे एग्जाम्स होते हैं या कोई भी अच्छा एग्जामिनर या टीचर होता है, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में लॉग आ रहा है तो आपको लॉग की वैल्यू देते जरूर है। ऐसा इसलिए करे जाते हैं क्योंकि हमें भाई आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक करनी है, ना कि ये याद हमें चेक करना है कि भैया तेरे को log 2 याद है या नहीं। अरे वो तो तुम किसी भी बुक से देखकर बना लोगे यार। तुम क्या कॉन्सेप्ट तुम्हारे अच्छे स्ट्रांग हो रहे हैं, क्या तुम अपना आईक्यू डेवलप कर पाए हो पढ़ने के दौरान या नहीं, हमें तो ये चेक करना है। तो अच्छे टीचर अक्सर ऐसा करते हैं, लॉग की वैल्यू देते हैं, पर अगर नहीं दी जा रही है आपकी तो आप ऐसे ही लगभग याद कर सकते हो। तो ये सारी बातें इस्तेमाल करके और पीछे वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करके आप बड़े आराम से अपनी कहानी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आ जाते हैं, अब देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे जितना हमने मेहनत करी हमें कुछ समझ में आया या नहीं। तो क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक आइडियल गैस है, उससे हम एक्सपैंड कर रहे हैं 2 लीटर से 5 लीटर पर, यानी ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है V1, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है V2। कह रहा है हमने ये प्रोसेस आइसोथर्मली करा है और रिवर्सिबली करा है। कह रहा है फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस का वर्क डन निकालो। अब प्रोसेस आइसोथर्मल भी है और रिवर्सिबल भी है, तो इसका मतलब है वर्क का जो फॉर्मूला है, ठीक है, एन आइडियल गैस। अच्छा, यहां पर एक इंफॉर्मेशन और देनी है मेरे को, 2 मोल एट 300 केल्विन टेम्परेचर। तो एक हमारे पास आइडियल गैस 2 मोल है और उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, उसे हमने 2 लीटर से 5 लीटर पर एक्सपैंड करा है। तो हमें बताना है वर्क कितना है। तो वर्क का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लर्न करा था, कितना आ जाएगा, एन अगर हम लॉग के टर्म में लिखें तो आएगा 2.303 nRT log V1 अपॉन V2। बस ये फॉर्मूला आप लगा दो, 2.303, n की जगह 2 रखा, r की जगह अगर 8.314 रखोगे तो आंसर जूल में आएगा। टेम्परेचर है 300 केल्विन, log V2 हो गया मेरे बच्चे, सॉरी V1 हो गया 2 और V2 हो गया 5। अच्छा, जल्दबाजी में यहां पर ये मत करना कि ये सोचो log 2 है, इसकी वैल्यू रख दी 0.3010, ये है log 5 तो इसकी आपने रख दी 0.69। अरे नहीं भाई, ये 2 अलग अलग लॉग में नहीं है, ये एक ही लॉग में 2/5 है। तो ऐसी गलती मत करते ना, मैंने ऐसी गलती अभी बच्चों को करते हुए देखा है। 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300 केल्विन। अब लॉग की पहले प्रॉपर्टी लगा, लॉग में 2 नंबर अगर डिवाइड में है तो ये 2 अलग अलग लॉग में माइनस हो जाएंगे, और क्योंकि आपने यहां पर आर की यूनिट जूल में रखी है तो पूरा आंसर जूल में आएगा। अब बस log 2 की वैल्यू रखो, log 5 की वैल्यू रखो, यू विल गेट द आंसर। अब ये मैं आपके लिए कर रही हूं, ये तो आप कर लोगे, कैलकुलेशन ही बची है। इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, इस तरह से log की प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करोगे। लेकिन इन्हें करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि फॉर्मूले क्या थे। अब अक्सर बच्चे तो मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा, यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार जब माइनस था तो V1 ऊपर था, कि माइनस था तो जब माइनस नहीं था तब V1 ऊपर था। अब ऐसे कंफ्यूजन अगर करते रहोगे तो भैया वही है, फिर सिली मिस्टेक करने के चांस बढ़ जाएंगे। तो जब भी कोई फॉर्मूला आप प्रिपेयर करो तो उससे एकदम क्रिस्टल क्लियर अपने माइंड में बैठा लो, उसमें अपने दिमाग में पहले से सोच लो क्या क्या कंफ्यूजन और हो सकती थी। एंड यस, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी
तब जाकर ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। अब आ जाते हैं यार आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो आपको पता है आइसोबारिक में तो प्रेशर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। अब चाहे आप उसे इरिवर्सिबल करो, ठीक है, तो वॉल्यूम पहले V1 है, टेम्परेचर T1 है, मान लो अभी प्रेशर P है। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो ये जो प्रेशर रहने वाला है जो हम गैस के ऊपर लगा रहे हैं तो कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है तो अगर ये कंप्रेस भी हो गई या एक्सपैंड भी हो गई तो भी प्रेशर दोनों जगह कांस्टेंट रहेगा। और अगर मेरे भाई प्रेशर कांस्टेंट रह गया तो चाहे तुम इरिवर्सिबल प्रोसेस करो या रिवर्सिबल प्रोसेस करो, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क हमेशा आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। चाहे ये इरिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो। अबे दोनों जगह रिवर्सिबल लिख गया क्या गलती से? एक मिनट भाई, कि रिवर्सिबल होगा। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों? क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है ना। याद करो पिछली बार आइसोथर्मल प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस में इंटीग्रेट क्यों करना पड़ा था? क्योंकि प्रेशर बार बार चेंज हो रहा था। अब आइसोबारिक में तो प्रेशर चेंज ही नहीं होगा, चाहे तुम उसे रिवर्सिबल करो चाहे रिवर्सिबल करो। तो यहां पर भी वर्क का सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा, दैट इज वाई। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के वर्क के बारे में। तो आइसोकोरिक का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए कंटेनर ना हमें क्लोज रखना पड़ता है, और वो भी रिजिड वॉल्स के साथ, यानी ऐसी वॉल्स जो मूव ना करें। तो अब की बार हमने मूवेबल पिस्टन नहीं लगाया है, बल्कि कंटेनर के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जो हिल नहीं सकता। तो अगर पहले प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V है, तो अगर हम इसके ऊपर आइसोकोरिक प्रोसेस करेंगे यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, और मान लो आपने इसे हीट कर दिया या इससे हीट निकाल ली यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया या घटा दिया, तो टेम्परेचर तो चेंज होगा, टेम्परेचर तो चेंज होगा और प्रेशर भी चेंज होगा, पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। और मेरे भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है तो क्योंकि वर्क का फॉर्मूला -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है, तो यहां पर डेल्टा V क्योंकि 0 है तो वर्क भी 0 आएगा, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा ना। तो आप यहां पर यही पॉइंट लिख सकते हो कि जो वर्क है आइसोकोरिक प्रोसेस में, वो चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, दोनों केस में वर्क डन 0 रहता है। यानी बेसिकली में जो हमारे लिए बड़ा काम का रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला था वो बस आइसोथर्मल के लिए ही था जो बड़ा स्पेशल था, क्योंकि आइसोबारिक में तो वही आ गया था -P एक्सटर्नल डेल्टा V, क्योंकि प्रेशर नहीं चेंज हो रहा, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, तो वर्क चाहे आइसोथर्मल के चाहे रिवर्सिबल के लिए निकालो चाहे इरिवर्सिबल के लिए निकालो, वो 0 ही आएगा। ठीक है, अब यार ये एक बड़ा अच्छा टर्म आ जाता है, अगर वर्क डन फ्री एक्सपेंशन में निकाले। ये वर्क डन फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन का मतलब है जैसे मानो इस क्लोज कंटेनर के अंदर हमने गैस लिया और मूवेबल पिस्टन लगाए। फ्री एक्सपेंशन के केस में मैं यहां पर लिख देता हूं, 2000 रुपए का नोट है ये, यार याद रखना, इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो 0 है। भाई फ्री एक्सपेंशन का मतलब ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, गैस एक्सपैंड हो रही एकदम फ्रीली। फ्रीली कब एक्सपैंड होगी? जब बाहर कोई प्रेशर ही ना हो। फ्री एक्सपेंशन में बाहर कोई प्रेशर ही नहीं होता। तो यार आप बहुत समझदार हो यार, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अगर यहां पर फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो गैस के वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। और अगर -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V है मेरे भाई, तो आप आराम से यहां पर एक बात देखो, एक्सटर्नल प्रेशर अगर 0 है तो वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी फ्री एक्सपेंशन के केस में भी वर्क 0 होता है, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल। हालांकि इसमें रिवर्सिबल जैसा वर्ड ही नहीं आएगा क्योंकि गैस फ्रीली एक्सपेंड हो रही है, तो अगर आपने इसको मूव करने के लिए छोड़ दिया तो ढक्कन ढपाक करके उड़ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर फ्री एक्सपेंशन दे रखा है तो वर्क डन बाई गैस हो या ऑन गैस हो हमेशा 0 लिया जाता है। अब अगर आप नोटिस करो तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में इरिवर्सिबल रिवर्सिबल का वर्क देखा। आइसोथर्मल में रिवर्सिबल वाला ही वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, इरिवर्सिबल वाला तो सीधे आप प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है,
तो उसे आप डेल्टा पीवी से निकाल लो, मतलब P2 V2 माइनस P1 V1 करके निकाल लो, क्योंकि वहां पे प्रेशर भी चेंज होता है और वॉल्यूम भी चेंज होता है। डेल्टा पीवी भी एक फॉर्मूला होता है, हो सकता है यार मैंने पीछे जब बताया हो तो बहुत बच्चे बोल रहे हो यार अबे डेल्टा पीवी क्या चीज थी यार, सर तो पी डेल्टा वी लिख रहे थे। दरअसल में पी डेल्टा वी तब होता है जब प्रेशर कांस्टेंट, अगर प्रेशर भी वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा है तो आप क्या लेते हो, डेल्टा पीवी लेते हो। फिर उसमें यार बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म तो आइसोथर्मल में रिवर्सिबल ही हो जाता है, जिसके लिए वर्क का हमने इंटीग्रेशन से फॉर्मूला निकाला। आइसोबारिक में आपको पता है चाहे आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है, अब प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा तो बिना इंटीग्रेट करे आप वर्क निकाल सकते हो, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे रिवर्सिबल। आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज जीरो रहता है, तो चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे रिवर्सिबल, वर्क जीरो आएगा। और फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर के जीरो होने की वजह से वर्क जीरो आता है, चाहे ये फ्री एक्सपेंशन रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। ठीक है, और इसमें तो मतलब बेसिकली में फ्री एक्सपेंशन है, इसमें इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल जैसा वर्ड आप ऐड ही नहीं करते हो। लेकिन एक प्रोसेस अभी रह गया, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क क्या होता है वो हम लोग बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे आने वाले वर्क का जो फॉर्मूला है उसे निकालने के लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, और वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है, हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये बाद में पढ़ेंगे, आज नहीं, आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे। ठीक है, बाकी एक इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं कि वर्क डन बाय पीवी ग्राफ अगर अपने को निकालना तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो वर्क डन बाय पीवी ग्राफ अगर अपने को निकालना है तो वो कैसे निकलता है, तो उसके लिए पहले पीवी ग्राफ बना लेते हैं अपन। तो पीवी ग्राफ कैसे दिखेगा अगर हम बात करें, तो मान लो मैंने यहां पर ये क्या करा, एक पीछे ना थोड़ा सा कट करेंगे, कितने टाइम पर है ये, 56 मिनट पे है, 56 मिनट पे कट करेंगे, 56 मिनट से पहले यानी 55 मिनट के आसपास। चलो तो यार बात कर लेते हैं वर्क डन इन पीवी ग्राफ के बारे में, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस का जो वर्क है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब ग्राफ की हेल्प से वर्क कैसे निकलता है इसके बारे में बात करते हैं। और ग्राफ याद रखना किसका बनता है, पीवी ग्राफ, रिवर्सिबल प्रोसेस का। पीवी ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सिस में प्रेशर ले लो, एक एक्सिस में वॉल्यूम ले लो। मान लो मैंने यहाँ पे प्रेशर लिया, यहाँ पे वॉल्यूम लिया, और मैंने जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, यानी मुझे बीच रास्ते के सारे प्रेशर वॉल्यूम पता है। अब इनिशियली मान ले रहे हैं प्रेशर था P1 और वॉल्यूम था V1, और जब मैंने इसके ऊपर प्रोसेस करा तो फाइनल प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। तो ये ग्राफ मैंने बनाया है इन सिचुएशंस के बीच में, और मेरे को पता है इसके बीच का डेटा। और यहां पर नोटिस करो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये एरो बता रहा है कि ग्राफ इस तरफ जा रहा है, तो यानी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। और वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब अगर मान लो मुझे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे दिया और मुझसे वर्क पूछ लिया गया कि इस प्रोसेस में वर्क कितना हुआ है, तो ये वर्क जो है ये इस ग्राफ के नीचे का एरिया आएगा पूरा। तो ये जो एरिया अंडर कर्व है यही वर्क ऑफ गैस है। और क्योंकि ये गैस एक्सपैंड हो रही है तो केमिस्ट्री में एक्सपेंशन ऑफ गैस का जो वर्क आता है वो नेगेटिव आता है। यानी अगर मान लो ये एरिया आप निकालोगे तो एरिया तो आपको क्या नाम है पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा ना, 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 100 मिलेगा। पर अगर वो एरिया वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या लें, अगर एक्सपेंशन का वर्क निकाला है यानी हमारा जो ग्राफ है वो आगे की तरफ जा रहा है वॉल्यूम एक्सिस में, तो वो नेगेटिव वर्क लिया जाता है। इसी तरह से अगर मान लो हमने पीवी ग्राफ बनाया पर वो कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ है, कंप्रेशन का ग्राफ है, इसमें मान लो इनिशियल कंडीशन पे प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 था, फाइनल में प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 हुआ, तो देखो V1 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि अगर आप ग्राफ को स्टडी करते हो तो एक्स एक्सिस में जितने आगे वैल्यू आएगी वो उतनी बड़ी होगी और जितनी पीछे वैल्यू आएगी वो छोटी होगी। तो ग्राफ हमारा पीछे की तरफ गया है, और अगर ग्राफ पीछे की तरफ गया है, यही समझना जरूरी होता है कि ग्राफ अगर पीछे की तरफ गया है तो वॉल्यूम V1 बड़ा है और वॉल्यूम V2 छोटा है, यानी गैस कंप्रेस हुई है। और गैस अगर कंप्रेस हुई है तो अभी भी वर्क इस ग्राफ के नीचे का एरिया आएगा, तो एरिया अंडर कर्व ही वर्क होगा गैस का। पर अगर कंप्रेशन का वर्क है तो ये पॉजिटिव हो, तो कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव रहेगा और एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव रहेगा। साइन के साथ बताने की जरूरत होती है वर्क को। फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मानो आपको ये पीवी ग्राफ दिया है कि किसी प्रोसेस का पीवी ग्राफ ऐसा है कि पहले प्रेशर 0 से बढ़ के 3 atm हुआ,
थोड़ी देर तक कांस्टेंट रहा, फिर 3 से बढ़ के 4 हो गया और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इस पूरे प्रोसेस का टोटल वर्क निकालो कि इस पूरे प्रोसेस में टोटल वर्क कितना आने वाला है। आओ निकालते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं 0, सॉरी इस पॉइंट को नाम देते हैं O। ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ये जो पूरा ग्राफ है इसके नीचे का एरिया हमें वर्क देने वाला है, और इसके नीचे का एरिया अगर निकालें तो ये दरअसल में अलग अलग तरह के शेप का बना हुआ है। जैसे अगर हम इसे देखें O A B E O, O A B E O अगर हम ध्यान से देखें तो ये ट्रेपेजियम है ऐसा। भाई ट्रेपेजियम में क्या होता है, 2 साइड पैरेलल होती हैं और बाकी बची दो अपोजिट साइड पैरेलल होती है, बाकी नहीं होती है। तो ये ट्रेपेजियम है O A B E, बीच में F भी आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही B C D E B, ये भी एक ट्रेपेजियम है, B C D E B, ये भी एक ट्रेपेजियम है। तो अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है तो इन 2 ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दे। तो अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो बेसिकली वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम O A B E O प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम B C D E B। ये वाला ट्रेपेजियम ले लिया, ये वाला ट्रेपेजियम ले लिया। अब ट्रेपेजियम का एरिया आपको निकालना आता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इस ट्रेपेजियम के लिए पैरेलल साइड AB और OE है। AB की जो लेंथ है वो 2 है और OE की लेंथ है वो 4 है। तो 2 + 4 मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों क्या नाम है साइड के बीच में, पैरेलल साइड्स के बीच में। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कितनी बड़ी है ये तो नंबर लिखा नहीं है, अरे ये इसी के बराबर तो आएगा 3 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी डी ई बी निकाले तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाले तो अब पैरेलल साइड इसमें ये दोनों हो गई बीई और सीडी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड अगर करा तो बीई की वैल्यू 3 एटीएम और सीडी की वैल्यू 4 एटीएम। तो 3 + 4 मल्टीप्लाई में इनके बीच में, इन पैरेलल साइड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो ये है। तो यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 5 है। बच्चे जल्दबाजी में 5 ले लेते हैं, अरे 4 से 5 जाना है यार, तो 4 से 5 तो एक ही आएगा ना। इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। पर क्योंकि यहां पर आपने वॉल्यूम लिया है लीटर में, प्रेशर लिया है एटीएम में, तो वर्क आपका लीटर एटीएम में आएगा। तो हाफ इंटू 6 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 7, ये मल्टीप्लाई करा 3 आ गया, 9 + 3.5 ये आ गया 12.5 लीटर एटीएम। और मान लो अगर जूल में पूछ लें तो 12.5 इंटू 101.3 जूल, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो आप इस तरह से ग्राफ की हेल्प से वर्क निकाल सकते हो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को छोड़कर बाकी सारे डिफरेंट तरीकों से ग्राफ से मतलब जितने बाकी डिफरेंट प्रोसेस का वर्क कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ये सारे फॉर्मूले अपनी फॉर्मूला शीट में आप लिस्ट डाउन कर देना। नोट्स की कॉपी अलग होनी चाहिए, फॉर्मूला शीट्स की कॉपी अलग होनी चाहिए, उसकी बुक अलग होनी चाहिए। आज के लेक्चर में तय रखेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जम के पढ़ाई करते रहो, रिविजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे हमारे साथ डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।